हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। और हम लोग फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने इलास्टिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि आखिर प्रत्यास्था किसे कहते हैं, और उसी क्रम में हम लोग आगे पढ़े थे। हम लोगों ने ये समझा था कि प्रतिबल क्या होता है। तो आज हमने आपके लिए थोड़ा परिभाषा लिख दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से उतार लीजिएगा। हमें ये समझना है कि आखिर प्रतिबल किसे कहते हैं। तो कल मैंने बताया था कि पृष्ठ के भीतर कार्यरत जो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल हुआ करता था, उसी को हम लोग क्या बोला करते थे, प्रतिबल। और हमने कल बताया था कि अगर हम प्रतिबल बराबर निकालेंगे तो आपने लिखा था प्रत्यानयन बल या विरूपक बल, और बटा आपने क्या किया था, क्षेत्रफल, जिसे हम लोगों ने F/A लिख के चीज़ों को समाप्त किया था। अब उसी क्रम में आगे देखते हैं। हमें समझना है कि हमारा प्रतिबल कितने प्रकार का होता है। तो चलिए समझते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें समझना है प्रतिबल का प्रकार, प्रतिबल कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम प्रतिबल के बारे में समझें तो प्रतिबल हमें दो प्रकार का मिला, ठीक है ना। तो प्रतिबल के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। हम आराम से समझ जाएंगे कैसे कैसे, बस पहले आप देखिए आराम से। तो जो हमें पहला प्रतिबल का प्रकार मिला उसे हम बोलते हैं, अब देखिए, एक हमारे पास कौन सा प्रतिबल है, अभिलंब प्रतिबल, जो कि आप पहले से ही समझ रहे हैं। तो पहला प्रतिलंब हमारे पास है अभिलंब प्रतिबल। अच्छी बात है, क्यों, कैसे आया, सब देखेंगे। और जो दूसरा प्रतिबल है हमारे पास वो है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। और इन दोनों की परिभाषाएं हमने अलग से लिख दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को हो सकता है परिभाषा अपने से लिखने में दिक्कत हो रही होगी जब हम समझा रहे होंगे। तो चलिए आज हम अच्छे से समझाएंगे और आराम से बोलेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग क्या समझना था कि आखिर अभिलंब प्रतिबल क्या है और स्पर्श रेखीय प्रतिलंब क्या है, ये कैसे आ गया, कहां से आ गया, एक एक चीज को स्पष्ट करके समझेंगे। दरअसल अभिलंब प्रतिबल या स्पर्श रेखीय प्रतिबल है तो एक प्रकार का प्रतिबल ही। और आप याद करिए प्रतिबल क्या था, कल मैंने बताया था कि पृष्ठ के भीतर एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल ही क्या बना था, हमारा प्रतिबल। अब चलिए देखते हैं। तो जो अभिलंब प्रतिबल है, जैसा कि इसका नाम है अभिलंब, यानी इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु के अंदर पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, ये तो कल वाली बात हो गई, लेकिन उसी पृष्ठ के जो लंबवत कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिबल। तो प्रतिबल की सामान्य परिभाषा आपने क्या पढ़ा था कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल ही क्या बनता था, प्रतिबल। लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर उसी पृष्ठ के लंबवत कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल ही क्या बनेगा, अभिलंब प्रतिबल, ठीक है ना। तो चलिए, हमें अभिलंब प्रतिबल क्या था यह समझ में आ गया कि किसी भी विरूपक बल, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर पृष्ठ के भीतर, है ना, एकांक पृष्ठ पर उस पृष्ठ के लंबवत कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल ही अभिलंब प्रतिबल कहलाता है, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर आ गया होगा। अब हमें समझना है कि आखिर कैसे, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं इसे एक छोटे से चित्र के जरिए समझा सकता हूं आपको। जैसे ये एक किसी भी आकृति की एक वस्तु है, चलिए सपोज ऐसे आकृति है। मैंने यहाँ पे अंदर का जो अनुप्रस्थ काट लिया है, कुछ तिरछा लिया है, अगर आप देखिए तो समझ में आ रहा होगा। अब हमने इस पे एक तन्य फोर्स लगाया, ऐसे इधर की ओर हमने एक बल लगाया, तो इस पृष्ठ पर जो बल कार्य किया होगा वो ऐसे कार्य किया, ठीक है ना। और पृष्ठ के अगर हमें अभिलंबवत जाना है तो देखिए हम अभिलंबवत कैसे जाएंगे। हमने ये इसको ऐसे तोड़ लिया, दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए। और हमने कहा ये मान लो कोण कितना है, थीटा। तो एक ऐसे गया तो एक ऐसे आएगा। अब वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के साथ वाला कास में और बाकी वाला साइन में। तो ये वाली लाइन देखा जाए तो ये इसकी चौड़ाई को बढ़ा देगी, यानी ऐसे तनेगा, और इसकी वजह से इसे लंबाई बढ़ेगी। तो यानी एक बल जो F था ये इस पृष्ठ के लिए दो खंडों में कार्य किया, एक इस वाले पृष्ठ के लंबवत, है ना, जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही थी, और एक इसको साइड से, पार्श्व से बाहर बाहर खींच रहा है। आप समझ पा रहे हैं, जैसे किसी रोटी को तान दो पकड़ के, ऐसे
क्लियर है ना। और एक बाहर की ओर कार्य कर रहा है, यानी यहां पे एक ऐसा हो गया जो इसे ऐसे देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई में बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से जो प्रतिबल आएगा उसे हम बोलेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल, और इसकी वजह से जो प्रतिबल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिबल। तो यहां से हमें दोनों चित्र में समझ आ गया ना कि क्या होता है अभिलंब प्रतिबल और क्या होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल जो होगा वो किसी भी पृष्ठ पर तो एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा ही, लेकिन वो उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत ना होके उसके क्या हो जाएगा, समांतर, और वो उसकी आकृति को बदल देगा, तभी तो वो आएगा प्रत्यास्था, आकृति बदलेगी, पुरानी अवस्था प्राप्त करेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसे हम बोलेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल, या इसे हम कहते हैं अपरूपण प्रतिबल। बेसिकली ये हम समझते हैं, कुछ थोड़ा आ रहा होगा, अभी से हम और अच्छे समझाएंगे अलग तरीके से, यहां से नहीं, इसका एक अलग बेहतरीन फिगर बना के समझाएंगे आपको। अब चलिएगा, हमें यह समझना है कि हमारा जो अभिलंब प्रतिबल है, अभिलंब प्रतिबल यानी तल के अंदर जो एकांक पृष्ठ है उसके ये लंबवत कार्य करता है। और लंबवत कैसे कार्य करता है तो समझते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अच्छे सुनिएगा, आएगा डियर। हमने कहा एक कैसा हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और जो दूसरा होता है, दूसरे को हम बोलते हैं आयतन प्रतिबल। तो हमारे पास प्रतिबल एक कैसा था, अभिलंब प्रतिबल, और एक कैसा था, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। और अभिलंब प्रतिबल हमारा दो प्रकार का हुआ, एक हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल और एक क्या हो गया, आयतन प्रतिबल। अच्छा, प्रतिबल उत्पन्न कौन कर रहा है, प्रतिबल किसकी वजह से आ रहा है, दरअसल विरूपक बल। पिछली क्लास मैंने बताया होगा, जब हम विरूपक बल लगाएंगे तभी आकृति में परिवर्तन होगा। तो जब हमने किसी चीज पे विरूपक बल लगाया तो उसका आकार बदला, आकृति बदली, पुरानी अवस्था प्राप्त करने का गुण था, इसी को हम प्रत्यास्था कहते थे। क्लियर है ना। तो अब यहां पर देखिएगा कि आखिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल या और आयतन प्रतिबल से क्या तात्पर्य है हमारा। दरअसल देखिए, हमारे पास यहां पर एक आकृति है, ऐसे ध्यान से देखो, आराम से आएगा, रिलैक्स होके, थोड़ा जल्दी में आ जाते हैं हम लोग। किस बात की जल्दी है, यहां पर हमारे पास ये एक लंबाई है, एक तार है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और दोबारा हमने कहा हमारे पास यहां पर एक कोई वस्तु है, ठीक है ना, बड़ी वस्तु है। हम इन दोनों पे चलते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन सा बल लगाएंगे, विरूपक बल, यानी जो इसका आकार बदले। तो हमने इसे पकड़ के तान दिया, तो अगर इसकी लंबाई यल रही होगी तो तान दिया है भाई, तो तानने से इसकी लंबाई यल प्लस क्या हो गई, डेल्टा यल, यानी इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। बात समझ आई। हमने कहा और इनके पास हमने इसे क्या किया, चारों ओर से बल लगाया, विरूपक बल दबा दिया। तो दबाने से इसकी आकृति पहले की तुलना में तो बच्चा छोटी हो गई होगी, पक्की बात है। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसमें आयतन में कमी आ गई है, इसका आयतन घट गया, बॉल थी, फुटबॉल, कुछ भी है ना, इसका आयतन कम हो गया। समझ में आया ना। हमने यानी एक ऐसा तार लिया जिसको खींचा, लंबाई बढ़ गई, एक बड़ा सा बॉल या कोई गोल आकार की, किसी भी आकार की एक वस्तु लिया, दबा दिया, जिसका आयतन घट गया। पर ऐसा भी तो सकता था कि मैं इसको दबा देता, और दबा देने से इस तार की लंबाई थोड़ा कम हो गई होती, और ये हो गया होता यल माइनस डेल्टा यल। यानी हम यहाँ पे विरूपक बल लगा के हम इस तार की लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि विरूपक बल ऐसा नहीं होगा जो हमेशा लंबाई बढ़ाएगा ही। यानी अगर यहाँ पर हम किसी चीज को तान सकते हैं, तन्य कर सकते हैं, तो दबा भी सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे इस बॉल को हम फुला दें या इसको और दबा दें। तो एक बात समझो, दोनों में विरूपक बल ने इसकी आकृति में परिवर्तन किया है, जिससे इसमें प्रत्यानयन बल आया होगा। और प्रत्यानयन बल इसके एकांक पृष्ठ पर, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितना कार्य करेगा उसे ही अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबल। और अगर वो अभिलंबवत होगा तो उसे हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। और अभिलंब प्रतिबल में भी अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब अगर उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही होगी, लंबाई में कमी हो रही होगी, तो उसे हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो इसका मतलब यदि विरूपक बल के द्वारा, किसके द्वारा, विरूपक बल के द्वारा किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन हो जाए,
किसमें? लंबाई में परिवर्तन हो जाए और उसके कारण जो आएगा प्रतिबल उसे हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और अगर किसी वस्तु के विरूपक बल द्वारा आयतन में परिवर्तन आ जाए तो जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिबल। तो हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे कि आयतन प्रतिबल क्या है। जैसे समझिएगा, यहां पर ये एक बड़ा सा बाल्टी रखा है, इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर लगा दिया, सिलेंडर या पिस्टन लगा दिया। पिस्टन जानते हो, पिचकारी में लगा होता है, पिचकारी में, है ना, ऊपर से दबाव ऐसे अंदर जाता है, बस वैसी टाइप का आइटम लगा दिया इस पे, और मैंने अंदर भर दिया पानी। अब मैं इसको दबाना चालू कर दिया ऐसे ऊपर से दम लगा के, तो पानी अंदर दबाव महसूस करेगा। इसका मतलब यहां पर जो प्रतिबल आएगा, बताइए क्या आएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल आएगा या हमारे पास आयतन प्रतिबल आएगा? एब्सोल्युटली आयतन प्रतिबल आएगा, क्योंकि पानी का पूरा एक बर्तन है जिसमें आयतन है। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं खींचूं तो इसमें जो प्रतिबल आएगा वो कौन सा प्रतिबल आएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल आएगा, क्योंकि इससे लंबाई में वृद्धि होगी। तो विरूपक बल अगर आयतन में वृद्धि या कमी करेगा तो कौन सा प्रतिबल आने वाला है? अगर लंबाई में करेगा तो अनुदैर्ध्य, और अगर आयतन में करेगा तो जो आएगा उसे हम बोलेंगे आयतन प्रतिबल। अच्छा, एक बात और है, इन दोनों से हमें एक बात और समझ में आई कि यहां पर एक बार मैं वृद्धि कर रहा था तो मैं दबा के कम भी कर सकता था। यानी हमारे पास जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है इसके भी दो हिस्से हो सकते थे। कैसे? एक ऐसा है जो लंबाई में वृद्धि कर रहा है, तान दे रहा है चीजों को, तो इसे हम कहेंगे तन्य प्रतिबल। हम इसे क्या कहेंगे? तन्य प्रतिबल। तन्य प्रतिबल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्रतिबल जो लंबाई में वृद्धि करे, है ना, उसे हम बोलेंगे तन्य प्रतिबल। लेकिन अगर लंबाई में कमी कर दे तो उसे हम बोलेंगे संपीडक प्रतिबल। संपीडक प्रतिबल। आई थिंक ये आपको दिख रहा हो पर सुनाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है ना। तो एक हो गया संपीडक प्रतिबल और एक कौन सा हो गया? तन्य प्रतिबल। तो ये दोनों जगहों पे हो सकता था। तो हमें प्रतिबल के बारे में मोटा माटी आंकड़ा मिल गया कि अभिलंब प्रतिबल कैसा प्रतिबल होगा? जो एकांक पृष्ठ पर कार्य करेगा और सदैव पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत, है ना, अंदर, उसे हम बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल। और अगर उसी पृष्ठ पर कार्य करने वाला बाह्य विरूपक बल वो तल के लंबवत ना होके स्पर्श रेखा की दिशा में आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। बात समझ आ गई कि नहीं? आ ही रही होगी, उम्मीद है आ ही रही होगी। अच्छा, एक बात जानते हैं, लगे हाथ यहाँ पर हम इसका फार्मूला भी निपटा लेते हैं, ठीक है ना। तो जो अभिलंब प्रतिबल होता है, अगर इसे हमें निकालना है तो फार्मूला वही है, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, ठीक है ना। अगर हम प्रतिबल बराबर लिखेंगे तो एफ एन अपान हम लिखेंगे ए। एफ एन का मतलब समझते हैं कि नहीं? एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है लंबवत। यानी जब हमें अगर यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल निकालना होगा तो हमेशा हम बल कौन सा लेंगे? जो पृष्ठ के लंबवत होगा हम वही वाला बल लेंगे, ठीक है ना। और अगर हमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल निकालना है तो हम कौन सा बल लेंगे? जो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, यानी ये वाला लेंगे। यानी अगर हमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल निकालना है, इसमें स्ट्रेस निकालना है, तो एफ हम स्पर्श रेखा की दिशा में लेंगे, टेंजेंशियल जिसको कहते हैं। तो एफ टी लिख देता हूं मैं, बाकी आप जानते रहिएगा, यानी टेंजेंशियल वाला ले लेंगे। कुल मिला के हम लिखेंगे एफ बाई ए ही। कल मैंने बता दिया था यह एक प्रदिश राशि है। मामला बड़ा गमगीन हो गया है ना, क्लास बड़ी एकदम सीरियस चल रही है, पर समझ में तो आ रहा है ना। आप लोग तो सीरियस नहीं हो गए, देखते देखते उलट गए। चलिए देखते हैं, मतलब आ रहा होगा, उम्मीद तो करते हैं कि बात को बार बार बता रहे हैं तो आना ही चाहिए ये। चलिए हमें यह समझ में आ गया कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या है, अभिलंब प्रतिबल क्या है, कैसे ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल आया, आयतन प्रतिबल आया। दरअसल इसका एक एग्जाम्पल अपन लोग यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं आप थोड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे अभी भी। चलिए हमारे पास एक बड़ा सा क्या है? बंगला। अरे यार यही तो नहीं है। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है ना, और हम लेके आए हैं फेविकोल और यहीं चुवा दिए हैं। ऐसा जोड़, हाँ, जो कभी न छोड़े। चिपक गया है, अब यहाँ से हिलने वाला नहीं है ये। और हमने ऊपर से इस पे बल लगाया। तो कल से आप ये कांड कर रहे हैं, जब इस पे हमने बल लगाया तो इसमें हुआ क्या होगा? ये हल्का सा ऐसे तिरछा हो गया, दिख रहा है कि नहीं? ऐसे हो गया चित्र, यानी ये किसी कोण पे ये खिसक गया इधर। हमने कहा मान लो ये यक्स डिस्टेंस इधर खिसक गया, इसकी लंबाई यल है,
हम बताना यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बल लगाया है वो इस तल के स्पर्श रेखा की दिशा में लगाया है। देखो यफ इधर लगाया है, तो यहाँ पर जो प्रतिबल आएगा उसी प्रतिबल को हम बोलेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब यही आकृति मैं किसी घनाभ के लिए भी ऐसे बता सकता था आपको कि मैं नीचे वाला हिस्सा रोक के ऐसे दबा दिया, टन से पुचुक जाए एक साइड में। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं हम क्या बता रहे हैं? कोई बोतल लेके ऊपर दबा के दबा दो एक साइड में, है ना, तो उसी को हम बोलेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अरे अपने पास तो भयानक आइटम है, अरे अपना मार्कर मैंने इसको रोक दिया, कल भी रोका था, यहां से ठेल दिया। देखो मैं यहां पर जो प्रतिबल उत्पन्न कर रहा हूं मैं इसको इधर ठेल के मैंने बल लगाया इस पृष्ठ के स्पर्श रेखा की दिशा में। देखो इसको स्पर्श कर रहा है, देखो स्पर्श कर रहा है, तो यहां पर जो प्रतिबल आएगा वो आएगा स्पर्श रेखी प्रतिबल। लेकिन अभी मैंने इसी पृष्ठ में अगर तानना हो, ओहो खुल गया, तो उधर खींचेंगे, यानी इस पृष्ठ के लंबवत। देखो पृष्ठ ऐसे ही से है, खींच उधर रहे हैं, पृष्ठ ऐसे खींचा उधर तो लंबवत हो गया ना, इसलिए बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल हमेशा लंबाई बढ़ाएगा और ये इसके बगल बगल चौड़ाई बढ़ाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? पृष्ठ को फैला देगा। तो हमने यहां से प्रतिबल के बारे में ढंग से समझ लिया। क्लियर आया है ना? ना आया होगा बताइएगा, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे फिर से बता देंगे, ठीक है ना? वैसे भी आ रहा होगा, बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बस छोटी सी परिभाषा है। तो हमें प्रतिबल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। परिभाषा आप लिख लीजिएगा पूरी, आपको अभिलंब प्रतिबल किसे कहते हैं पता चल गया, स्पर्श रेखीय प्रतिबल किसे कहते हैं पता चल गया, मैंने लिख दिया है। हाँ खैर अगर आपको ये नहीं पता कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है तो आप बताएंगे, यदि विरूपक बल के द्वारा, है ना, लंबाई में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार उत्पन्न प्रतिबल को ही हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और यदि वहीं पे आयतन में प्रतिबल में उत्पन्न होगा परिवर्तन, है ना, यदि हम विरूपक बल के द्वारा आयतन में परिवर्तन उत्पन्न करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पन्न प्रतिबल को ही आयतन प्रतिबल बोलेंगे। कहीं तेज तो नहीं बोल दे रहे हैं हम? कोई बात नहीं। और फिर हमें पता है कि हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल दो प्रकार का होता है, एक तन्य होता है और एक संपीडक होता है। यदि विरूपक बल के द्वारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल में लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तन्य प्रतिबल, और लंबाई में कमी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? संपीडक प्रतिबल। तो हम समझते हैं, ये आपको सब आ गया। तो प्रतिबल की कहानी यहीं से समाप्त होती है, पक्का ना? तो प्रतिबल प्रत्यास्था को उत्पन्न करने का एक जिम्मेदार कारक था। प्रत्यास्था क्या है याद है कि सब? स्वाहा, वही पुरानी अवस्था को प्राप्त करने का गुण ही क्या कहलाता था? प्रत्यास्था। और पुरानी अवस्था तभी आएगी जब विरूपक बल लगाएंगे। विरूपक बल लगाएंगे तो समझ गए प्रत्यानयन बल आएगा, एकांक पृष्ठ पर जो प्रत्यानयन बल आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबल। तो सब घुमा मिला के गोलू गोलू एक ही चीज है, समझ में आ रहा है ना? अब आगे चलते हैं, चलें? जरूर चलेंगे। अब हमने कल एक बात कही थी आपसे पिछली क्लास में कि आखिर प्रतिबल और दाब एक ही कंपनी के लगते हैं देख के कि सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं ना, पर क्या अंतर है इन दोनों में? तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि दाब और प्रतिबल में आखिर अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। देखिएगा, तो हमें दाब और प्रतिबल में अंतर समझना है। कल जाते जाते आपने एक अंतर देख लिया था जिसमें थोड़ा भौकाल जमा थे कि नहीं पढ़े दुर्भाग्य है, वो वाले मामले में क्या मैंने बताया था? दाब मैंने बताया था प्रेशर बल बटा क्षेत्रफल, आपने लिखा रहा होगा, याद है? और प्रतिबल बराबर आपने हमें बताया कि जो प्रत्यानयन बल आएगा बटे क्षेत्रफल टाइप का आएगा। तो कल आप एक बात तो समझ गए थे कि जो हमारा प्रतिबल है यह एक प्रदिश राशि होती है। तो प्रतिबल एक कैसी राशि है? प्रदिश राशि है, ये आपको पहले से ही पता है। लेकिन हमें एक बात ये पता है कि जो हमारा दाब है वो एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो प्रतिबल एक कैसी राशि है? यह एक प्रदिश राशि है, कल हमने इसे बताया था। और जो हमारा दाब है यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश, अदिश यानी ये एक स्केलर है और ये एक कैसी राशि है? टेंसर क्वांटिटी, यानी प्रदिश राशि। तो एक हो गया अदिश और एक क्या हो गया? प्रदिश। तो दाब और प्रतिबल का पहला अंतर समझ में आया, एक हो गया क्या? अदिश और एक क्या हो गया? प्रदिश। दूसरा अंतर क्या है? सोचिए क्या हो सकता है? दाब, नाम से दबा दिए तो दाब से ही लग रहा है कि दबा दिए, और दबाएंगे तो किसी चीज में हमेशा दाब उत्पन्न करने से कमी आएगी। दबा के कोई चीज फैला थोड़ी सकते हैं आप लोग। अगर इस मार्कर को हमें दबाना है तो ये संपीडक हो रहा है, यानी इसकी लंबाई में कमी होगी। ये कभी तन्य नहीं होगा कि दबा के हमने मार्कर की लंबाई बढ़ा दी, ये कहाँ हो सकता है भाई? तो दबा के मार्कर की लंबाई बढ़ने वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा दाब है
ये हमेशा संपीडक होता है, संपीडक होता है ना, ये सदैव संपीडक होता है। सेकंड पॉइंट, ये सदैव संपीडक होता है, मतलब समझ आ रहा है, हमेशा दबाया जाएगा। पर ये जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक है, ये तन्य हो सकता है व संपीडक दोनों हो सकता है, यानी ये टेंसाइल भी हो सकता है और इसे हम प्रेशराइज करके, मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, है ना, प्रेशराइज, सॉरी क्या बोल दिया, तो इसे हम तान भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं प्रतिबल में, है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये सदैव कैसा होगा, संपीडक। अच्छा एक बात और है, जो हमारा दाब है ना, ये सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। हमेशा हम किसी तरह दाब लगाते हैं तो हमेशा वो पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। दबाव जो होता है वो तल के अभिलंबवत होता है, तल के कैसा होता है, अभिलंबवत। मैं इसे गोच मुछ लिख दे रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, बस बता रहा हूं कि आपको नोट्स कैसे बनानी है, क्योंकि आ तो रहा ही होगा पर साथ में रिवाइज भी तो करना है ना, आज नहीं तो कल, कि बस इसके बाद खत्म करना है कहानी। नहीं, आपको तो बड़े बड़े काम करना है अभी जीवन में, तो इसका मतलब इसे पढ़ना है अच्छे से, शायद पढ़ने से कुछ अच्छा होता है, सुनना तो यही है हमने। तो चलिए समझते हैं, तल के अभिलंबवत होता है कौन, तो दाब हमेशा तल के क्या होता है, अभिलंबवत। अच्छी बात है, ठंडी में भी हमको गर्मी लग रही है, क्या बात है। जब इतना मोटा मोटा जैकेट पहन के आएंगे तो गर्मी तो लगेगी ही। चलिए हमें क्या समझना है, तल के अभिलंबवत होता है। अब आगे क्या समझना है हमें, प्रतिबल। प्रतिबल में क्या झोल झाल है बच्चों, ये अभिलंबवत होता है हमेशा, अभी अभी बोर्ड पे लिखा है, ये अभिलंबवत भी हो सकता है और स्पर्श रेखा की दिशा में भी हो सकता है। अलग अलग डायरेक्शन बना था, देख रहे हैं, ये वो तो कहीं भगा जा रहा है, इसका मतलब ये अभिलंबवत के साथ साथ स्पर्श रेखी भी हो सकता है। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, अभिलंबवत के साथ साथ स्पर्श रेखी भी हो सकता है। देखे, हमें उर्दू भी आता है तो लिख लेंगे आप लोग इसे। तो अभिलंबवत के साथ साथ कैसा होता है, स्पर्श रेखी। तो चलिए एक बार रिवाइज हो जाए। हमने बताया जो प्रतिबल है हमारे पास, आराम से यार, कहाँ की जल्दी है, कोई दिक्कत नहीं। डाटा आप जानते हैं फ्री फंड का मिल रहा है आपको पैसा लग रहा है आपका, हम जानते हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं यार, क्लास तो फ्री फंड की मिल रही है ना, तो आराम से बिंदास एंजॉय करके पढ़िए, याद होनी चाहिए चीजें। हमें समझना था प्रतिबल आखिर हमारा क्या है। तो बड़े मुश्किल से समझ में आया था कि जो हमारा प्रतिबल है वो किसी एकांक पृष्ठ पर जो कार्यरत प्रत्यानयन बल है उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल को ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिबल, लेकिन एकांक पृष्ठ पर। ठीक है, तो एकांक पृष्ठ पर कार्यरत प्रत्यानयन बल को हम बोलेंगे प्रतिबल। लेकिन जो हमारा प्रत्यानयन बल जो पृष्ठ पर कार्यरत है बड़ा बेरहम है। कैसे, वो दो दिशाओं में कार्य कर सकता था, एक पृष्ठ के स्पर्श रेखा की दिशा में और एक पृष्ठ के अभिलंबवत। तो एकांक पृष्ठ के अगर अभिलंबवत प्रत्यानयन बल होगा तो उसे हम बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल, और अगर स्पर्श रेखा की दिशा में होगा तो बोलेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल। बात कनेक्ट हो पा रही होगी अब बड़े आराम से। अब जो अभिलंबवत भी होगा वो दो प्रकार से हो सकता है एक लंबाई में वृद्धि या कमी करे, या हो सकता है आयतन में वृद्धि या कमी करे। तो लंबाई में वृद्धि या कमी करेगा तो बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और अगर आयतन में वृद्धि या कमी करेगा तो उसे हम बोलेंगे आयतन प्रतिबल। लेकिन अगर वृद्धि करेगा मतलब उसे हम बोलेंगे तन्य, और कमी करेगा तो उसे हम बोलेंगे संपीडक। तो प्रतिबल की कहानी फिट हो गई पूरी, उम्मीद आ गया होगा। अब आगे समझिएगा। फिर अगला हमने लिखा कि दाब और हमारे प्रतिबल में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है सेम, दोनों में एफ बाई ए मोटा माटी लिखते हैं। इसका मतलब ये मोटा माटी इसे करने के लिए मोटा माटी क्या लिखते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर आया अंतर में, हमने कहा दाब एक अदिश राशि है जबकि प्रतिबल एक सदिश है, ना प्रदिश है। और हमने बताया कि ये जो दाब है ये हमेशा संपीडक होता है, जबकि वो संपीडक भी हो सकता है और साथ साथ तन्य भी हो सकता है। और इसमें आपने हमें बताया कि जो दाब है ये हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होगा, जबकि हमारा जो प्रतिबल है ये पृष्ठ के अभिलंबवत भी हो सकता है, स्पर्श रेखी भी हो सकता है। ओहो, इसको उतारिए। ये क्या हो रहा है। हाँ, तो हम लोग थोड़ा देख रहे थे, एक सवाल आइए देख लेते हैं कि आखिर इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। थोड़ा ठीक ठाक सवाल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या दिक्कत है, ये दिक्कत तो बड़ी दिक्कत है। ये दिक्कत है कि ये एक आकृति हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमने एक पृष्ठ ले लिया, हमने यहाँ पर एक कोई दूसरा पृष्ठ ले लेते हैं, जो भी आपका मन कहे।
थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ लेते हैं, अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी आकृति दिया हुआ है, तो व्यवहारिक बात है ये दोनों क्षेत्रफल अलग अलग होंगे। ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे है, तो मैंने इसका क्षेत्रफल A1 मान लिया और इसका क्षेत्रफल क्या मान लिया, A2। सवाल में कहा है कि इस पर हमने बाह्य बल लगाया है ऐसे F, तो यही बाह्य बल F यहाँ पर भी लगा होगा, एब्सोल्युटली लगा होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जो इसका लंबवत हिस्सा है, देखिए ऐसे, तो जो मैं ये खींच रहा हूँ ना, मैंने ये जो लाइन ड्रा किया है ये इस पृष्ठ के लंबवत है, डॉटेड वाली लाइन, और ये गिवन है कि ये कोण थीटा है। ध्यान देना, ये सवाल में दिया हुआ है और ये चित्र मैं पहले भी बना चुका हूँ अभी। तो हमने इस पृष्ठ का जो नाम है वो रख दिया P और इसका नाम क्या रख दिया, Q। तो क्वेश्चन ये है कि P व Q पर, पृष्ठ P, क्वेश्चन क्या है, P व Q पृष्ठ पर हमें बताना क्या है, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल व स्पर्श रेखीय प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल व स्पर्श रेखीय प्रतिबल, हमें इन्हीं दोनों की गणना करना है। तो क्वेश्चन क्या है, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं हम कैसे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पृष्ठ P पर है। अगर हम पृष्ठ P पर देखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है आपको थोड़ा अंधेला अंधेला दिख रहा हो, पर अच्छा दिख रहा होगा, जैसा भी हो, क्वेश्चन दिख रहा है ना, बस यही बहुत है। तो हमें P पर समझना है कि आखिर P पर क्या है। देखते हैं भाई, अगर हम P पर पहला क्वेश्चन निकालें जिसे हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल, तो अच्छे से देखिए आएगा अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल का मतलब तल के लंबवत लगने वाला बल, तो हमारा P वाला यही हिस्सा है जहां पर मैंने ब्लैक मार्कर चलाया, और इसके अभिलंबवत बल ये लगा है, और जो बल कितना है F, तो इसका मतलब हो गया बल F अभिलंबवत बल, और बटे इसका क्षेत्रफल क्या है A1, और ये हो गया आंसर। कितना बकवास सवाल था। अब इसी प्रकार हमें इस पर निकालना है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, इसे भी हम लोग निकालेंगे, देखना बड़े आराम से आएगा। स्पर्श रेखीय प्रतिबल का मतलब कार्यरत वह बल जो पृष्ठ के स्पर्श रेखा की दिशा में हो। तो हमारा पृष्ठ ये है, ऐसा कोई बल दिख रहा है जो इसे स्पर्श कर रहा हो, जो इधर हो या उधर हो ऐसे स्पर्श कर रहा हो, नहीं है। तो यानी कोई बल ऐसा नहीं है जो इस पृष्ठ को स्पर्श कर रहा हो। ये वाला तो इसके लंबवत है, जैसे इस मार्कर से अगर कोई बल ऐसे बाहर निकला होता तो तल ऐसे बल वैसे तो लंबवत हो गया, अगर तल ऐसे बल ऐसे तो स्पर्श होता, तो यहाँ पर नहीं है। और बटे A1 बराबर हमें क्या मिला, 0। तो एक सवाल तो हमारा ऐसा हो गया। आगे देखिएगा, इसी में अगर हम समझे दोबारा, हम देखें पृष्ठ P हो गया है, अब देखते हैं पृष्ठ Q पर। तो हमारा Q वाला क्या कमाल करता है, अगर हमें इस पर निकालना है अभिलंब प्रतिबल, अच्छे से देखिए डियर, आने वाला है आपको ये अभिलंब प्रतिबल, थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए। अभिलंब प्रतिबल का मतलब फिर सिंपल सी बात, यानी बल बटा क्षेत्रफल। पर अगर अभिलंब प्रतिबल है तो हम कौन सा बल लेंगे, जो लंब है, अभिलंबवत है। और अगर मैं कहता स्पर्श रेखीय प्रतिबल तो फिर भी लिखता मैं बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन मैं तब कौन सा बल लेता, जो वाला स्पर्श रेखा की दिशा में है। बल से तात्पर्य यहाँ प्रत्यानयन बल से है ना, या विरूपक बल से है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अभिलंब प्रतिबल बराबर में लिखता अभिलंबवत, और तल के लंबवत यहाँ बल नहीं है। देखो हमारा तल ऐसा है, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा, और बल लगा है ऐसा, तो कोई भी बंदा ये कह सकता है ये लंबवत तो नहीं है। तो लंबवत ऐसे होता तो होता, ये वाला लंबवत तल दिया है, थीटा कोण दिया है, तो हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे। वेक्टर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि थीटा के साथ वाला किस में टूटता है, कॉस में। तो याद कर लो, थीटा के साथ वाला किस में टूटता है, कॉस में, और एक टूटता है साइन में, तो एफ साइन थीटा। जिसको नहीं आता वो यहाँ देखिए, मैं ऐसे थीटा लिख के यहाँ पी लिख देता, तो पी को मैं इधर तोड़ता पी कास थीटा, तो एक मैं इधर तोड़ देता पी साइन थीटा, और दोनों 90 होते हैं। ठीक है, अगर कहीं ऐसे मान लो लिखा होता आर यहाँ पे और ये थीटा होता, तो ये हो जाता आर कास थीटा, तो एक इधर आता आर साइन थीटा। कहीं ऐसे लिख दिया जाता मान लो यस और ये है फाई, तो हम इसको लिख देते, क्या लिखते, यस कास फाई, और एक इधर आता यस साइन फाई। क्लियर है ना। अब आप तोड़ लेंगे, तो थीटा के साथ वाला कास में और बाकी वाला किस में टूटता है, साइन में। तो यहाँ पर देखिए
लंबवत बल ये वाला है जिसका नाम है एफ cos थीटा और बटे क्षेत्रफल कितना है A2। अब दोबारा हम लिखेंगे इसमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ये सवाल जितनी आसान दिख रही है उतनी है भी, पर अच्छी सवाल है। तो अगर हमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल लिखना है तो स्पर्श रेखा की दिशा में देखो ये वाला बल लगा है जो तल को स्पर्श कर रहा है, तो ये हो गया एफ साइन थीटा और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया A2। तो ये हो गया इसका आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन था। अब इसी को हमें न्यूमेरिक टर्म में बनाना होता तो मैं कह देता 4 न्यूटन का बल था और ये कोण 30 अंश का था, तो फटाफट यहाँ पर लिख देता 4 न्यूटन 30 अंश और इसका एरिया मैं दे देता। और कठिन बनाना था तो मैं कह देता इसकी त्रिज्या ये है, इसकी त्रिज्या ये है, बस घुमा फिरा के सवाल इसी में हम सॉल्व कर लेते, हमें आंसर बड़े आराम से इसका मिल जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी सवालें आप बड़े आराम से कर लेंगे, कर सकते हैं। आप इसे लिख भी लीजिएगा। अब आगे हमें एक बात और समझना है, थोड़ा देख लेते हैं इसमें और चीज़ें कैसे हो सकती हैं। अच्छा है ये टॉपिक, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब देखिएगा हम लोग कर क्या रहे हैं, अपने पास ये जो दुनिया भर का तमाशा हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है भाई, आखिर क्यों हम ये सब पढ़े हुए हैं। तो इस तमाशे के पीछे का जो रीजन है वो ये खतरनाक व्यक्ति है भाई, विरूपक बल। यही ऐसा है जो सब कुछ दुनिया भर का तामझाम करा रहा है। विरूपक बल आया था, आकृति प्राप्त की थी, प्रत्यास्था का गुण आया था, एकांक पृष्ठ पर लगा था जिससे प्रतिबल आया था। लेकिन विरूपक बल ने एक कमाल और किया था। विरूपक बल ने वस्तु की आकार और आकृति में क्या किया था, परिवर्तन। तो जब आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो प्रारंभिक की तुलना में जो परिवर्तन हो रहा है उसी परिवर्तन को हम कहते हैं विकृति। तो अब हमें अगला एक नया नाम मिला, विकृति। विकृति मतलब होता है स्ट्रेन। आखिर ये क्या है, सबसे पहले ये हम समझेंगे। तो विकृति की परिभाषा में बता रहा हूं आपको कि वस्तुओं के यानी वस्तु के आकार और आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। मैंने बोल दिया, आप लिख लेंगे। विरूपक बल के कारण वस्तु के आकार और आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, विकृति। तो विकृति क्या है आप समझ चुके होंगे, है ना, कि वस्तुओं के आकार और आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। तो वस्तुओं के आकार और आयतन में कैसे परिवर्तन होता था आकार और आकृति में, तो मैंने कहा था मैंने विरूपक बल लगाया था, तो याद करिए तभी लंबाई में वृद्धि हो गई थी या लंबाई में कमी हो गई थी। पहला तो ये मिला। दूसरा मैंने कहा था आयतन में वृद्धि हो गई थी या आयतन में कमी हो गई थी, दूसरा ये मिला। तीसरा अगर याद करिए तो एक शिफ्ट हो गया था हल्का सा स्पर्श रेखीय बल के कारण, है ना, स्पर्श रेखीय प्रतिबल के कारण। तो इसका मतलब हमें विकृति भी 3 प्रकार की मिली। एक ऐसे मिली जो लंबाई में परिवर्तन हुआ होगा, एक ऐसे मिली जिसमें आयतन में परिवर्तन हुआ होगा, और एक ऐसे मिली जो एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष वो स्पर्श रेखीय बल की दिशा में थोड़ा सा खिसक गया होगा। तो हमें जो आ रहा है कि आप लोग भी खिसक लिए धीरे से, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो विकृति है वो 3 प्रकार की मिली। तो पहली जो विकृति है, पहली विकृति को हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, है ना। तो एक विकृति हमें मिली अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी हमें मिली आयतन विकृति, और तीसरी हमें मिली अपरूपण विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी आप बता रहे हैं हमें आयतन विकृति, और जो तीसरी है क्या थी, अपरूपण विकृति। आप अच्छे से समझिएगा, सब आने वाला है। तो अपरूपण विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति और आयतन विकृति। तो लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। परिभाषा लिख लिया, विरूपक बल के कारण लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। क्या बकवास कर रहा हूं मैं, देखो हमने एक तार ले लिया जिसकी लंबाई यल है और इसको हमने खींच दिया, तो खींचने से इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि। तो यल और प्लस डेल्टा यल, तो वृद्धि कितने की हो गई, डेल्टा यल की। तो अगर हम विकृति बराबर लिखेंगे तो भिन्नात्मक परिवर्तन का मतलब होता है चेंज अपॉन इनिशियल, यानी जितना परिवर्तन हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और प्रारंभिक वाला नीचे लिखेंगे। तो कितने का परिवर्तन हो गया, परिवर्तन का मतलब कितने की वृद्धि हो गई। जैसे
मैंने कहा आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी के तौर पे देते हैं, चलो कितना दिला दें आपको, चलो मान लेते हैं आपके घर वाले आपको देते हैं 50 रुपये महीने पॉकेट मनी के तौर पे कि आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो कुछ जेब में पैसा होना चाहिए। 50 रुपये पॉकेट मनी आपको मिल रही है, जो कि नहीं मिलती, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। घर वाले तुम्हें पॉकेट मनी के नाम पे चवन्नी देते हैं मतलब कुछ नहीं देते हैं, आप बचा लेते हैं। आप तो विदाई वाले हैं कि विदाई मिल जाए तो काम चल जाए, है ना। क्या करोगे, यही विडंबना है हमारे इस गांव वाले समाज की। चलिए, अब काम भी क्या है आपको विदाई का या पैसे का सारी आवश्यकता तो घर वाले पूरी कर देते होंगे। हमें जानना है विकृति के बारे में, है ना। तो विकृति से हमने बताया कि परिवर्तन हम बता रहे थे। कैसे, तो पॉकेट मनी 50 रुपये मिला था, फिर आपको जब आप 11th में से 12th में गए या पास हो गए तो आपके पॉकेट मनी में वृद्धि कर दी गई, आपको पॉकेट मनी 55 रुपये मिलने लगा। अब हमें आप बताइए आपके पॉकेट मनी में कितने की वृद्धि हुई, तो 5 रुपये की। यार इसमें क्या दिमाग लगाना, ये तो लोअर का बच्चा समझ सकता है ना, LKG UKG वाला। तो वृद्धि यानी परिवर्तन 5 का हुआ। अच्छा, हो सकता है आप खतरनाक टाइप के बच्चे निकले, आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके घर वाले पॉकेट मनी कम कर दिए, 45 पे ला दिए, मतलब तब भी परिवर्तन तो हुआ ना। तो परिवर्तन ऐसा नहीं कि हमेशा सकारात्मक होता है, परिवर्तन चीज़ों में नकारात्मक भी हो सकता है ना। देखिए बहुत लोग बदलते हैं, कुछ सकारात्मक तौर पर बदल जाते हैं, जीवन में कुछ बेहतर काम कर जाते हैं और नाम कमा लेते हैं, बहुत कुछ कमा लेते हैं, नाम ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नकारात्मक काम कर जाते हैं, है ना, नकारात्मक परिवर्तन कर लेते हैं अपने अंदर। बस चेंज तो हम सब में हो रहा है ना, बदल तो पूरी दुनिया रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। चलिए समझते हैं। तो हमें समझना है विकृति, तो विकृति में भी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ वो लिखना है। तो पहले लंबाई L थी, वृद्धि हो गई है डेल्टा L की, यही परिवर्तन है। तो हम अगर विकृति बराबर लिखेंगे जो कि है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बराबर लिखेंगे लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, और ये है अनुदैर्ध्य विकृति। अगर इसी प्रकार हमें आयतन विकृति लिखना है तो हम क्या करेंगे, विरूपक बल के द्वारा आयतन में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होगा उसे हम बोलेंगे आयतन विकृति। तो आयतन विकृति मतलब भिन्न परिवर्तन, मतलब ये एक बॉल है, दबा दिया मैंने, बाहर से विरूपक बल लगा के दबा दिया, इसका आयतन छोटा हो गया। कितना कम हो गया, तो पहले V था, बाद में V माइनस डेल्टा V हो गया, या फुला दिया तो V प्लस डेल्टा V हो गया। तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रेन लिखें, वॉल्यूम स्ट्रेन यानी आयतन विकृति लिखेंगे, तो आयतन में परिवर्तन यानी डेल्टा V अपान प्रारंभिक आयतन यानी V। तो आयतन विकृति बराबर हमें क्या मिला, डेल्टा V अपान V। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या मिला, डेल्टा L अपान L। अब एक समझना हमें शियर स्ट्रेन मतलब अपरूपण विकृति। इसका मतलब क्या है, अपरूपण विकृति का मतलब मैंने ये बताया कि जब अगर हम बल लगाएंगे किसी एक स्थिर पृष्ठ की अपेक्षा, तो ऊपर वाला जो पृष्ठ होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो इसी को ही हम बोलेंगे अपरूपण विकृति। जैसे मैंने अभी ये बनाया था, एक बेलन मैंने लिया था जिसकी लंबाई मैंने L लिया था, ऊपर मैंने बल लगाया था, जिसकी वजह से ये स्थिर पृष्ठ है और मैंने ये बाह्य बल लगाया है। तो स्थिर पृष्ठ की अपेक्षा बाह्य बल के कारण एक पृष्ठ स्पर्श रेखा की दिशा में जितना भी क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। जैसे ये यहाँ चला गया, ये टेढ़ा हो गया, और ये है x और ये कोण है फाई। तो अपरूपण विकृति को हम फाई से लिखते हैं, और फाई बराबर हमें मिला x/L। तो हमें तीनों विकृति मिल गई। कौन कौन सी मिली है, तो पहला हमें मिला है अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण। अपरूपण में क्या मिला है, x/L, आयतन में डेल्टा V/V, लंबाई में डेल्टा L/L। एक छोटी सी बात और है यहाँ पर जब हम लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो याद करिए ये तार मोटा रहा होगा, मोटू, जब खींचेंगे तो तार हो जाएगा पतला, यानी लंबाई में वृद्धि तो होगी, इससे इसके व्यास में कमी हो रही है। लंबाई में वृद्धि होने से इसके व्यास में कमी हो रही है। या अगर हम इसे दबाना चालू कर दें तो इससे क्या होगा, इसके व्यास में वृद्धि होने लगेगी, यानी इसे दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो व्यास में वृद्धि होगी। तो एक और विकृति हमें मिलती है, पार्श्व विकृति। और जो ये पार्श्व विकृति है ये अनुदैर्ध्य विकृति का ही एक पार्ट है। कैसे, क्योंकि अनुदैर्ध्य विकृति से लंबाई में अगर हम कमी करेंगे उसकी मोटाई बढ़ेगी।
है ना, मोटाई बढ़ेगी, जो लगाए गए बल से लंबवत दिशा में बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्श्व विकृति होती है ये व्यास में हो रही है परिवर्तन, यानी डेल्टा डी अपान डी। क्या लिखा? डेल्टा डी अपान डी। जैसे इसको हम तामने लगे, ऐसे बल उधर लगाएंगे तो ये पतला होने लगेगा, ऐसे लंबाई तो बढ़ रही है पर मार्कर पतला होगा, तो इसका व्यास कम होगा, तो व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास को ही हम क्या नाम दे देंगे? पार्श्व विकृति। तो हमने विकृति पढ़ लिया, हमने प्रतिबल पढ़ लिया। हमें लगता है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको देखने में अच्छा रहेगा। अगली क्लास में हम इसे लगभग थ्योरेटिकल पार्ट को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इतना बहुत है, आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आ रहा होगा और पूरा मिलेगा आपको एक एक हिस्सा। तो चलिए ठीक है डियर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंजॉय करिए।